today is class number 5. Sure. And till now we know introduction of electric charge, unit of charge, properties of charge, and the electric force between the point charge, and what are the differences between the point charge and continuous charge. ठीक है ना. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दें, आपके पास में कॉन्टिन्यूअस चार्ज है, कहीं पर आपने देखा कि बॉडी पर चार्ज है और किसी ने इलेक्ट्रिक फोर्स जो है निकालने के लिए कूलाम्स लॉ अप्लाई कर दिया, तो आप तो ये कहोगे कि भाई बॉडी चार्ज पर तो कूलाम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा क्यों किया गया. तो कभी कभी हम ऐसा करेंगे, जैसे कि सपोज कर लो कि हमने आपसे कहा कि मेरे पास में ये स्फीयर है और इस पर चार्ज है, कितनी वैल्यू का चार्ज है, सपोज दैट 20 कूलम का इस पर चार्ज है. तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक नथिंग से स्पेशली, तो ऑलवेज कंसीडर कि जो मटेरियल है वो कंडक्टिंग वाला है, कुछ भी नहीं कहा जाएगा, तो हमेशा ये मानेंगे कि जो मटेरियल है वो कंडक्टिंग है. और आपको बताया जा चुका है कि कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज हमेशा कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, आउटर सरफेस पर, आउटर स्किन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है. क्यों होता है ये हम लोग देखेंगे. एक टर्म आएगा इलेक्ट्रिक प्रेशर. तो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है वो कंडक्टर में इतना जबरदस्त होता है, जितने भी चार्ज के क्वांटा होते हैं वो सारे के सारे आउटर सरफेस पर जाकर के पोलराइज हो जाते हैं. तो ये चार्ज 20 कूलम का हमने स्फीयर को दिया. एक और स्फीयर है हमारे पास, इसको हमने 40 कूलम चार्ज दिया. चार्ज का कुछ साइन ना दिया जाए तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे. और फिर क्वेश्चन में ये बताया गया कि दोनों स्फीयर के जो सेंटर हैं वो डिस्टेंस 4 मीटर पर, और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो. मैं इस क्वेश्चन में एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूं कि आपने किसी बुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए देखा, तो जब सॉल्यूशन आपने देखा तो आपने नोटिस किया कि उसने फार्मूला अप्लाई किया, स्मॉल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. अब तुम्हारे माइंड में जो है प्रॉब्लम आने लगी, यार ये फार्मूला तो पॉइंट चार्ज के लिए है, बट इस क्वेश्चन में चार्ज ओवर द स्फीयर है और फिर भी यहाँ पर ये फार्मूला यूज हो रहा है. तो इसी पर हमें बात करनी है आज की क्लास में. अभी सॉल्यूशन देख लेते हैं, और हमेशा ये अज्यूम करेंगे कि वो एयर या वैक्यूम में रहा होगा, कुछ बताया नहीं जाएगा. स्मॉल के की वैल्यू SI में 9 × 10⁹ होती है, या इसी को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये चेंज करके लिखना सिखाया था गॉस ने. आगे जाकर के देखेंगे कि अगर हम कूलम्स लॉ के फार्मूले में ये इंट्रोड्यूस करें टर्म, तो रिजल्ट्स बहुत सिंपल हो जाएंगे, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा. तो SI वैल्यू रखी कांस्टेंट की, Q1 की वैल्यू भी रखी 20 और Q2 की वैल्यू रखी 40, और डिस्टेंस रखा 4 का स्क्वायर. सॉल्व कर लिया इसको, तो 9 × 20 × 40 × 10⁹ अपॉन में 60, तो 4 बन गया, 4 4 जा, ये 10⁻10 बना देगा, 4 5 जा, ये आ गया 45 × 10⁻10 न्यूटन. ये आंसर लिखा होगा. तो अगर कहीं पर बॉडी पर चार्ज है और फिर भी कूलम्स लॉ लगाया जाए, तो एक कॉन्सेप्ट काम करता है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है सेंटर ऑफ चार्ज. जैसे 11th में क्या होता था, सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट जैसी चीज होती थी, इतनी बड़ी ट्रेन है लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक छोटा सा पॉइंट होगा. तो यहां पर वही सिचुएशन को एज्यूम किया गया है, और आप भी इस बात के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके अपने सिलेबस में मॉडिफाइड कूलम्स लॉ है ही नहीं. तो जब कभी भी बॉडी पर चार्ज दिया जाए, जब कभी पर बॉडी पर चार्ज दिया जाए और कोई आपसे पूछे कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालिए, और आपके पास में कोई और रास्ता है ही नहीं, तो डेफिनेटली आप क्या लगाओगे,
कूलाम्स लॉ लगाओगे, लेकिन उस समय तुम अपने दिमाग में एक चीज लाओगे और उसका नाम है सेंटर ऑफ चार्ज। जनरली किसी बॉडी का जहां सेंटर ऑफ मास होता है वहीं पर क्या होता है, सेंटर ऑफ चार्ज। अब हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिकली जो स्फीयर होते हैं उनके सेंटर ऑफ मास कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं सेंटर पर। इस वाले स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पर। तो इसी का सेंटर ऑफ चार्ज भी कहाँ होगा, यहीं पर। सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ होगा, यहीं पर। और जैसे हम ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर सेंटर ऑफ चार्ज है और ये पूरा का पूरा 20 कूलम का जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो यहाँ पर है और इस 40 कूलम का सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ पर है, जैसे आप ये एज्यूम करेंगे देन यू आर वैलिड ना टू टेक द कूलम्स लॉ, क्योंकि अब आपने जो सेंटर पॉइंट आपने एज्यूम किया तो जस्ट लाइक क्या बन गया, पॉइंट। एक नोट लिखो, सुन लो नोट में क्या लिखने वाले हैं। अगर कभी बॉडी पर चार्ज है और फिर भी हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि बॉडी को हम नहीं देख रहे हैं। जिस तरीके से सेंटर ऑफ मास होता था उसी तरीके से हम किसको एज्यूम करते हैं, सेंटर ऑफ चार्ज। और ज्योमेट्रिकली किसी बॉडी का जहां सेंटर ऑफ मास होता है वहीं पर सेंटर ऑफ क्या होता है, चार्ज। क्यों? क्योंकि चार्ज हमेशा मास के साथ रहता है ना, तो जहां पर मास होगा वहीं पर चार्ज होगा। तो जब ज्योमेट्रिकली किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये है तो फिर डेफिनेटली सेंटर ऑफ चार्ज भी क्या होगा, वही होगा। तो नोट लिखे गया, फॉर गिवन चार्ज बॉडीज ब्रैकेट में कॉन्टिन्यूअस चार्ज, फॉर गिवन चार्ज बॉडीज, फॉर गिवन चार्ज बॉडीज ब्रैकेट में कॉन्टिन्यूअस चार्ज ब्रैकेट क्लोज, व्हेन वी यूज Coulomb's law to determine electric force, when we use Coulomb's law, when we use Coulomb's law to determine electric force, then we consider a new concept, center of charge, सेंटर ऑफ चार्ज, अंडरलाइन कर लो, सेंटर ऑफ चार्ज, कॉमा लगाइए उसके बाद। इट इज वेरी सिमिलर टू सेंटर ऑफ मास, इट इज वेरी सिमिलर टू सेंटर ऑफ मास। यानी इसके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल कैसे होंगे, सेंटर ऑफ मास जैसे। यानी सीधी सी बात है कि जो तुम्हें याद है कि स्फेरिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, सर्कल शेप अगर बॉडी है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका सर्कल होता है, सेंटर होता है ज्योमेट्रिकली। तो वो सारी चीजें यहाँ पर भी आप अप्लाई करेंगे। गो फॉर दिस क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में मॉडिफाइड कूलम्स लॉ है नहीं। जब आपको बॉडी पर चार्ज दिया जाए यू हैव ए सिंगल चॉइस की इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कूलम्स लॉ लगाएंगे, और अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कूलम्स लॉ लगाएंगे तो ये काम आप तब कर पा रहे हैं जब आप ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये कैसा है, सेंटर ऑफ चार्ज। सर ये और बॉडीज के लिए भी एप्लीकेबल होगा ना, जैसे कि स्क्वायर जो तुमको बॉडीज दी जाएंगी विल बी रेगुलर बॉडीज लाइक स्फीयर, ट्यूब, जिनके ज्योमेट्रिकल सेंटर तुम्हें आसानी से पता होगा। इररेगुलर बॉडीज की बात नहीं होगी, बट वी कैन गो थ्रू द सेम कॉन्सेप्ट फॉर द रेगुलर बॉडीज। और ये हमारी क्या होगी, एजम्पशन होगी, कंसिडरेशन होगा कि ऐसा कंसिडर करके हम फिर इलेक्ट्रिक फोर्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है ना? 99.99% आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, बॉडी कैसी होगी, स्फेरिकल होगी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो बॉडी आपकी रेगुलर बॉडी होती है जब आप उसको चार्ज देते हो तो बंटवारा कैसा होता है, बराबर बराबर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। और स्फीयर का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकली
सेंटर पर होता है तो सेंटर ऑफ चार्ज भी वहीं पर होगा। अब एक क्वेश्चन जरा देखिए इसी तरीके का आता है, कैसा है कि हमारे पास में दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, ये स्फेरिकल बॉडीज हैं दोनों, और दोनों पर सबसे पहले लाइक चार्ज लिया गया। मान लेते हैं इस पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है। क्वेश्चन समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का होगा। There are the two spheres having the Q1 Q2 charge, like charge है, दोनों या तो प्लस है या फिर दोनों माइनस है। फिलहाल अभी हमने प्लस लिया हुआ है। अब आपसे वो पूछेगा जब इन दोनों को पास पास लाया जाएगा, when both the spheres become पास पास, यहां पे कीवर्ड है क्लोज, क्लोज टू ईच अदर। अभी जो मैंने न्यूमेरिकल आपको कराया वो 4 मीटर की डिस्टेंस बहुत अच्छी खासी डिस्टेंस है, ठीक डिस्टेंस है ना, काफी ज्यादा डिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गई है, बहुत क्लोज ले आए हैं। तो when both the spheres become close to each other, then electric force between them, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है ग्रेटर देन 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, ये सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है लेस देन 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है लेस देन R is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। यहाँ पर जो कीवर्ड है वो क्लोज वाली बात है, तो कीवर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब ये प्रॉब्लम आती है तो जनरली हमको लगता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। यार अगर इसका आंसर फर्स्ट होगा तो क्वेश्चन में जो क्लोज टर्म लिखा है उसका क्या मतलब है। अच्छा, अगर ये दोनों बहुत डिस्टेंस पर रखे हो तब भी इसका आंसर यही होगा फर्स्ट, क्योंकि आपने तो R जो है उनके बीच का डिस्टेंस है। यहाँ पर इस पूरे के पूरे केस में जो R है वो डिस्टेंस है दोनों स्फीयर के सेंटर पर। यहाँ पे क्लोज का जो मतलब है वो समझ लो। अगर लाइट चार्जेस की बॉडी पास पास आएंगी, लाइट चार्जेस की बॉडी अगर पास पास आएंगी तो एक फिनोमेना हो जाएगी, और उसकी वजह से जो आंसर आएगा वो ये आएगा, सी वाला है। जरा समझो क्यों आएगा, ध्यान देना, मैं समझाने की समझने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा मीनिंग ऑफ क्लोज। अगर तुमने ये क्लोज का मीनिंग समझ लिया तो समझ लीजिए आपने परमानेंट क्वेश्चन समझ लिया। इस वाले स्फीयर का जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो ये, और इस वाले स्फीयर का भी सेंटर ऑफ चार्ज ये, ठीक है भाई, दोनों स्फीयर हैं उनके सेंटर ऑफ चार्ज ये है, और इसीलिए मैं यहाँ पर Q1 लिख रहा हूँ और यहाँ पर Q2 लिख रहा हूँ, ये फील लाने के लिए कि सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पर होता है, ये सेंटर पर। ओवरऑल टोटल, जैसे सेंटर ऑफ मास पे क्या होता है, टोटल मास, सेंटर ऑफ मास पे क्या होता है, टोटल मास बॉडी का। सिमिलरली सेंटर ऑफ चार्ज पे क्या होता है, टोटल चार्ज। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उसका टोटल कहां पर है, ये Q1, और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का टोटल कहां पर है, ये Q2। अब जब तुम इनको पास पास लाए, पास पास लाए, लाइट चार्जेस का केस में डिस्कस कर रहा हूं, तो देखो ये वाला जो चार्ज है और जो ये वाला चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इसको ढकेलेगा, बोलो। तो Q1 का डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q2 को रिपल करेगा, तो सारा का सारा जो Q2 वाला चार्ज है जो पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इस रिपल्सन की वजह से एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। यार कोई डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म है और हम उसको क्या कर दें, कलेक्ट कर दें।
तो Q1 वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा वो Q2 को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो जो इधर वाला क्वांटा है, इधर वाला क्वांटा है, इधर वाला क्वांटा है, इधर के क्वांटा को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो जो ये Q2 पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरी सरफेस पर यूनिफॉर्मली, अब वो पोलराइज्ड होकर के सिमिट करके एक जगह पर आ गया, यस और नो। और Q2 का चार्ज Q1 को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो सारा का सारा Q1 यहां पर आ गया। तो जब आप इन दोनों बॉडीज को पास पास लाए तो एक्चुअल जो डिस्टेंस Q1 Q2 के बीच में R थी, अब वो जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, R से ज्यादा। बोलो भाई, पहले सेंटर पॉइंट ये था, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर ऑफ चार्ज ये होगा और सेंटर ऑफ चार्ज ये होगा। लेकिन जब सारा का सारा चार्ज इसी जगह पे पोलराइज हो गया, तो जब सारा का सारा चार्ज इसी पॉइंट पर है, यहीं पे किसी पॉइंट पर होगा, तो फिर पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पर आ गया ना, और सिमिलरली यहाँ पर सेंटर ऑफ चार्ज का पॉइंट आ गया। अब जो Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस है वो R से क्या हो गया, ग्रेटर। और एक्चुअल जो कूलम्ब्स लॉ है 1/4πε0 Q1 Q2/r², उसमें R अगर ग्रेटर तो फोर्स क्या होगा, कम। बोलो भाई, समझ पाए हमारे इस क्वेश्चन को कि नहीं? क्लोज का मतलब समझ पाए? फाइनली आपने क्या सीखा, लाइक चार्जेस की बॉडी को अगर पास पास लाओगे तो जो उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो कैसा बन जाएगा, पोलराइज। वो रिपल करके एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाएगा, तो सेंटर पॉइंट जो है शिफ्ट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर अनलाइक होता, सोच के देखो, अगर ये प्लस होता और ये माइनस होता तो ये सारा का सारा माइनस इस पॉइंट पर आ जाता, यानी यहां पर आ जाता, और सारा प्लस यहां पर आ जाता, तो एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो R से क्या हो जाता, कम हो जाता, तो फोर्स क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। ये बात क्लियर है? अब आपके पास 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। जब चार्ज बॉडीज हैं और वो डिस्टेंस पर रखी हुई है, क्लोज जैसा कोई टर्म यूज नहीं किया गया, और फिर आपसे कहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो, तो सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट सोचते हुए आप कूलम्ब्स लॉ लगाइए। जब चार्ज की बॉडीज हैं और वहां पे क्लोज टर्म यूज किया गया है और ऑप्शंस में लेस और इक्वल की सिचुएशन भी है, ग्रेटर की भी सिचुएशन है, तो समझ जाना कि ये पोलराइजेशन वाला इफेक्ट हमको काउंट करना है। फाइनली हम आपको क्या लिखा दें, लाइक चार्जेस की बॉडी, लाइक चार्जेस की बॉडी अगर पास पास आएंगी तो उनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको लगती है कि ये होनी चाहिए, वो ना होकर के उससे क्या होती है, कम। और अगर अनलाइक चार्जेस हुआ तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए उससे क्या हो जाएगी, ज्यादा। पहले आप क्वेश्चन नोट करिए। अगर ये दोनों लाइक चार्जेस में बॉडी चार्ज बॉडी अगर टच हो गई आपस में, क्लोज की बात हो रही है, टच की बात नहीं हो रही है। अगर तुमने टच करा दिया तो एक अलग इलेक्ट्रोस्टैट तैयार हो जाएगा, दैट विल बी कंडक्शन, और वहां पर फ्लो ऑफ चार्ज होता है, फिर कॉमन पोटेंशियल आता है, वो अलग केस है। क्लोज की बात हो रही है। गो फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहां लिखूंगा ड्यू टू क्लोजनेस बोथ Q1 and Q2 polarized at any points which have distance greater than R. So force will be less than 1/4πε0 Q1 Q2/r²। उसको जैसे मैंने अंडरलाइन किया वैसे ही आप भी अंडरलाइन कर दें, क्योंकि यहीं पर ये की पॉइंट है। सिमिलरली अगर अनलाइक होता तो फोर्स की वैल्यू कैसी हो जाती, जो हमें लगता है कि ये होनी चाहिए उससे ग्रेटर हो जाती, क्योंकि R की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। तो क्या क्वेश्चन में जो डायग्राम वाला पार्ट है उसको हटा दें। आप अपनी कॉपी में वेरी इंपॉर्टेंट कहीं मेंशन कर देना, क्योंकि दीज आर द प्रॉब्लम्स
which should be done by help of teachers. फर्स्ट टाइम अगर आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हो उसमें आपको टीचर्स की हेल्प चाहिए। और फिर ये वीआईपी क्वेश्चंस है, फिर इनको परमानेंटली आप अपने साथ रिवीजन में रखें। तो जरा मैं इस पॉइंट को कैसे लिखूं? टू लाइक चार्जेस Q1 Q2 are at distance small r. Two like charges Q1 Q2 are at distance. Two like charges Q1 Q2 distributed over bodies. Bodies पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और दोनों के जो सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस r है, तो खुद कॉमन सेंस समझने वाला है यहाँ पर। एक्चुअली Q1 Q2 के कौन से पॉइंट सेंटर वाले r डिस्टेंस पर है। टू लाइक चार्जेस Q1 Q2 डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बॉडीज r एट डिस्टेंस r, then when both bodies become close, then force between charges will be less than 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square. And if charges are unlike, और अगर वही Q1 Q2 वाले चार्जेस लाइक की जगह पर अनलाइक है, बाकी सारी बातें वही है सेम टू सेम कि Q1 Q2 नाम के जो चार्जेस हैं वो बॉडीज पर डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन वो अनलाइक है और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस r है, तो सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है कि चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होगा, फिर चार्ज के बीच का डिस्टेंस मतलब सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ चार्ज। एंड इफ चार्जेस आर अनलाइक देन फोर्स बिटवीन चार्जेस विल बी ग्रेटर देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r स्क्वायर। और इस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, concept behind this phenomena is polarization. उस कॉन्सेप्ट का नाम है पोलराइजेशन। एक ही जगह पर कलेक्शन करा देना, कलेक्शन हो जाना। आपकी अपनी कबर्ड में जो है बुक्स सिस्टमेटिक वे में रखी हुई हैं, आपने सारी बुक्स निकाल के एक ही जगह पर रख दी है, ये पोलराइज्ड हो गया। इस पूरी बातचीत के पीछे जो कॉन्सेप्ट काम करता है दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है ना भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आज की क्लास की स्टार्टिंग हुई है। तो अगर बॉडी पर चार्ज है और क्लोज वाली बात आपको नहीं दिखाई दे रही है, यू थिंक सेंटर ऑफ चार्ज वाला फंडा एंड अप्लाई द कूलॉम्स लॉ। एंड इफ यू हैव ए टर्म क्लोज एंड ऑप्शंस आर गिवन जिसमें लेस और ग्रेटर का भी साइन है, तो डेफिनेटली यू यूज कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। एंड केस ऑफ अनलाइक और लाइक क्या होगा ये आपको मैंने बता दिया। हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में पॉइंट चार्जेस होंगे, आपको इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा, आपको समेशन या फिर डिफरेंस ऑफ
पॉइंट चार्जेस मिलेगा, पॉइंट चार्जेस मिलेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि मुझे पॉइंट चार्ज की वैल्यू निकाल के बताइए। ये मैं ऐसे हिंट बता रहा हूं, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको हिंट में पॉइंट चार्जेस मिलेंगे, पॉइंट चार्जेस मिलेंगे, वैल्यू नहीं पता होगी, वैल्यू नॉट गिवन, पॉइंट चार्जेस तो होंगे बट कितनी कितनी वैल्यू तो ये नहीं बताया जाएगा। उनके बीच में काम करने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मिलेगा, टिक लगा दिया मतलब वो दिया जाएगा। दोनों पॉइंट चार्जेस की वैल्यू का समेशन और डिफरेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ पॉइंट चार्जेस ये भी आपको गिवन होगा, जिस पर टिक लगा रहा हूं वो दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा अलग अलग पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो सेपरेट वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्जेस। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक की पॉइंट है जिसको अगर हम बता दें तो मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन लिखिए, जो बोर्ड पर है वो रहने दीजिए, पहले आप क्वेश्चन लिखिए। 2 point charges, 2 point charges at distance 1 meter, 2 point charges at distance 1 meter having electric force 72 into 10 to the power 9 Newton, 72 into 10 to the power 9 Newton। एक बार पढ़ के देखें आपको क्या दिया गया है। 2 पॉइंट चार्जेस है जिनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और उनके बीच में जो काम करने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 72 into 10 to the power 9 न्यूटन का है। ओके, इतनी बात क्लियर है? ठीक। वैल्यू आगे फुल स्टॉप करके लिखो। समेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ पॉइंट चार्जेस, समेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ पॉइंट चार्जेस इज ट्वेंटी कूलम, फुल स्टॉप। Find a separate value of charges. Find a separate value of charges. Find a separate value of charges. लगाइए दिमाग, आपकी क्या अप्रोच होगी। आप भी सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। बोर्ड तब तक नहीं देखना जब तक आपको ये कंफर्म ना हो जाए Now your question has been done। उसके बाद आप बोर्ड देखिए। तो क्वेश्चन में 2 पॉइंट चार्जेस हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर, तो हमने एज्यूम कर लिया कि पहला वाला पॉइंट चार्ज x कूलम का है और दूसरा वाला पॉइंट चार्ज y कूलम का है। मैंने लिख दिया लेट x कूलम y कूलम आर वैल्यूज of point charges। ये 1 मीटर की डिस्टेंस है इनके बीच में। नाउ क्वेश्चन सेज कि इनके बीच में जो फोर्स है वो 72 10 to the power 9 न्यूटन है। हम अगर अपना फंडा अप्लाई करें कूलम्स लॉ अप्लाई कर दिया, फोर्स की वैल्यू न्यूटन में दी गई 72 10 to the power 9 1/4 pi epsilon नॉट, ये SI में 9 10 to the power 9 होता है। Q1 हमने x कूलम समझा है, एज्यूम किया, Q2 y कूलम लिया, डिस्टेंस इज 1, x into y is equal to 8 आ गया हमारा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों पॉइंट चार्जेस की वैल्यू का समेशन 20 कूलम है। x plus y is equal to 20
ये क्वेश्चन में दिया गया यार, दो इक्वेशन बन चुकी हैं, डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। x इंटू वाई हमारे सामने है, x प्लस वाई हमारे सामने है, तो हम तो सॉल्व कर ही लेंगे भाई। अगर y की वैल्यू निकाल के x में रख दें या x की वैल्यू निकाल के y में रख दें तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, लेकिन क्वाड्रेटिक से बचने का रास्ता भी तो है। अगर हम x माइनस वाई निकाल लें बाय यूजिंग दिस सिंपल फार्मूला, जो कि बहुत छोटी सी क्लास से आप पढ़ते चले आए हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू ऐसे लिखा जा सकता है, x प्लस वाई इज 20, x into y is 8, x minus y will be 400, 8 4 जा 72, 10 to 8, 9 7 2 328, अंडर रूट में 328, 328 का अगर हम स्क्वायर रूट लें ये आ रहा है 2 रूट 82, 2 रूट 82, ये 2 रूट 82। तो मेरे पास ये थर्ड इक्वेशन आ गया। हम चाहते तो x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 में रखते तो क्वाड्रेटिक बन जाता। तो क्वाड्रेटिक कोई सिंपल इक्वेशन तो नहीं होता एग्जाम टाइम में, हमने क्वाड्रेटिक से अपने आप को बचाया। अब दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन की हेल्प से हम x और y निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, थर्ड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 रूट 82। लीजिए एक बार समेशन कर दिया, मुझे x मिल गया, 2x इज इक्वल टू आ गया 20 प्लस 2 अंडर रूट 82। सब्ट्रैक्शन करने पर मिलेगा 2y 20 माइनस का 2 रूट 82। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 10 प्लस अंडर रूट 82 और y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस अंडर रूट 82। लीजिए हमारा आंसर आ गया। पहली वैल्यू मैंने ली थी x कूलम, तो पहली वैल्यू आ गई 10 प्लस अंडर रूट 82 कूलम, सेकेंड वैल्यू आ गई 10 माइनस अंडर रूट 82। You all can check the solution. If you have done, then you can see the code. नहीं तो पहले करिए फिर मैच करिए आंसर। इस तरह का क्वेश्चन और करते हैं, ये सही है ना। मेरे सोल्यूशन को बोर्ड पर करने का जो पर्पस है वो ये, हो सके तो आप अपने आप को क्वाड्रेटिक से बचा लीजिए। आप सबको ये पता है, बेसिक सी बात है, पुरानी क्लास की बेसिक है मैथमेटिक्स। अगर आपको a प्लस बी गिवन और a इंटू बी गिवन, पहले a माइनस बी निकालो, ऐसे निकल आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4। उसके बाद में फिर अपना a और b सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक में नहीं रहोगे। और अगर a माइनस बी गिवन और a इंटू बी गिवन, पहले आप a प्लस बी निकालो, कैसे, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4a, उसके बाद में सॉल्व कर लो। ये तो पता है ना, ये बेसिक्स तो पता है ना आपको, नहीं पता तो नोट कर सकते हैं, बहुत छोटी सी बातें हैं। इस तरीके से आप क्या होगा, क्वाड्रेटिक में नहीं जाओगे। क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक बनाया, सपोज कर लो कि तुमने y में क्वाड्रेटिक बनाया, y में दो वैल्यू मिलेंगे, तो उन y की दो वैल्यूज के लिए x की दो वैल्यूज मिलेंगे और कोई एक ही पेयर आपका अपना सही करने वाला है, भी क्रॉस में वैल्यूज मिलेंगी। एक तो मेरा सजेशन ये। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है, इस क्वेश्चन को लिखो फिर बताते हैं। लिखिए भाई, 2 point charges are at distance 1 meter. 2 point charges are at distance 1 meter.
2 point charges are at distance 1 meter having electric force 36 into 10 की पावर -3 न्यूटन 36 into 10 to the power -3 न्यूटन लिखा है वो बोर्ड पे 36 into 10 to the power -3 न्यूटन फुल स्टॉप। Summation of value of charges is 8 microcoulomb 8 microcoulomb full stop। Find separate value of charges तो अपना 100% क्वेश्चन में लगा दीजिए भाई। आई विल वेट फॉर योर आंसर। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको किस बेसिक बात पर ध्यान देना होता है जिससे क्वेश्चन तुरंत निकले। ये कैलकुलेशन से ही कर लो, ये आएगा 48। हाँ सही कह रहे हो आप। तो 48 का मतलब हो गया 16 3 यानी कि 4√3 x माइनस y आ जाएगा 4√3। ये आ जाएगा 4√3 और फिर 2x मिलेगा तो 8 प्लस 4√3 यानी कि 4 प्लस 2√3 आ जाएगा x की वैल्यू और सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा 8 प्लस 4√3 यहाँ पे 8 माइनस 4√3 आएगा y की केस में। ये हो जाएगा y की वैल्यू 4 माइनस 2√3 x will be 4 plus 2√3 microcoulomb and y will be 4 minus 2√3 microcoulomb। सर इसका पॉइंट्स में जो आंसर है पॉइंट्स में मतलब वो पूरा सॉल्व कर दे। वेरी सिंपल। अब √3 कितना होता है 1.732। अरे वो तो बहुत छोटे थे तब होता था। 1.7 लेके चलो, स्मार्ट वर्क करो तो √3 आ गया 1.7 7 2 जा 3.4 पहला वाला आ गया 4 प्लस 3.4 कितना आया 7.4 माइक्रोकूलम और ये आ जाएगा 4 माइनस 3.4 तो ये आ जाएगा 6.06 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर आप इक्वल की जगह पे क्या लगाए फिर अप्रोक्सीमेट इक्वल वाला साइन लगा। 1.732 तो नहीं लिखा ना तुमने, ठीक है। सर इसमें जो मैंने सॉल्व करा था इसमें x माइक्रोकूलम में नहीं लिया पूरा क्वेश्चन कर दिया। हाँ वो यही मैंने इसीलिए लिखा हुआ है इसको और अपनी कॉमन लैंग्वेज में लिखा है जो हम लोग यूज करते हैं। एड तक सॉल्व हो गया था x और y वो वहीं जा करके गड़बड़ी होती है कि क्या पावर मैनेज नहीं होती है, लेकिन जब आप ऐसे चलोगे तो पावर अपने आप मैनेज हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखिए, ध्यान देना। पॉइंट चार्जेस में आर इन एयर या फिर वैक्यूम। जब पॉइंट चार्जेस एयर या वैक्यूम में थे तो फोर्स बिटवीन देम एफ मान लेते हैं एयर की प्रेजेंस में हम बात कर रहे हैं। रिजल्ट विल बी 1/4πε0 Q1 Q2/r²। फिर ये पॉइंट चार्जेस का पूरा सिस्टम इमर्ज इनटू द मीडियम हो गया। नाउ होल पॉइंट चार्जेस सिस्टम इमर्ज इनटू मीडियम। जिस मीडियम में हमने इसको इमर्ज करा दिया है
उसका अपना डायरेक्टिक कांस्टेंट वैल्यू P है। अब अगर हम निकालें फोर्स बिटवीन देम, मीडियम आ चुका है चार्जेस में, बाकी कुछ नहीं बदला। जैसे अगर मैं डायग्राम से बना के दिखाऊं तो Q1 Q2 आर द पॉइंट चार्जेस व्हिच आर एट अ डिस्टेंस स्मॉल r इन एयर। नाउ द सेम डिस्टेंस है अभी भी, बस आपने इनको मीडियम में इमर्स कर दिया। रिजल्ट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। Q1 Q2 है यार, दोनों को डिवाइड करो, F एयर नीचे आया F मीडियम, तो डिवाइड करोगे रिजल्ट विल बी k/4। ठीक है, डिवाइड करने के बाद k वैल्यू बनाएगा राइट हैंड साइड, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। ये सही है कि नहीं? बोलो भाई, आपका यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फॉलो। होता क्या है कि जब ये रिजल्ट आप पढ़ते हैं आप ये भूल जाते हैं कि इस पूरे रिजल्ट में पॉइंट चार्जेस थे, बॉडी चार्ज नहीं था, पॉइंट चार्जेस थे। फिर क्वेश्चन बदलता है, क्वेश्चन में बॉडी चार्ज आता है, और फिर जब बॉडी चार्ज आता है तो उसमें चीजें कुछ बदल जाती हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल मेटल की बॉल्स हैविंग द सिमिलर चार्जेस of different magnitudes when placed at a distance of 0.5 meter repel each other with a force of a 0.108 Newton. They have been touched यहाँ पर अंडरलाइन करने वाली बात होगी, with each other and again placed at the same distance they repel each other by the force of with a force of 0.144 Newton. Find the initial charges on each of the ball. दो मेटल की आइडेंटिकल बॉल्स है। आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पर ये है कि रेडियस में वो एक जैसे ही है, और मैं जो सरफेस जो मटेरियल प्रॉपर्टी है उसमें भी एक जैसे, मान लो दोनों कॉपर की, इन पर डिफरेंट मैग्नीट्यूड का चार्ज है लेकिन सिमिलर है। सपोज कर लेते हैं इस पर Q1 वैल्यू चार्ज है, इस पर Q2 वैल्यू चार्ज है। आप प्लस लेना चाहो दोनों को तो प्लस ले लो, चाहो तो निगेटिव लेना चाहो निगेटिव ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जरा नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों को 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये क्वेश्चन में कहा है, और इनके बीच में जो फोर्स है, दैट इज 0.108 न्यूटन। जरा हम निकाल के देखें, हमारा फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब देखिए स्फीयर के केस में मैं कूलाम्ब का लगा रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास वाली बात अज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पर है 0.108 न्यूटन फोर्स है, 9×10⁹, और Q1 Q2 और R यहाँ पर है 0.5 का स्क्वायर। ये SI में है, ये SI में है, तो Q1 Q2 हमारे SI में ही रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा Q1 Q2 0.108 इंटू 0.25 अपॉन में 9 इंटू 10⁻⁹। सॉल्व करो भाई, Q1 Q2 कितना आ रहा है देखो, इनको बिल्कुल फ्री कर दो, 1 2 3 4 5 10⁻⁵, ये फ्री हो गया। 9 1 जा 9, 9 2 जा 8, और 25 2 जा 50, 300। अपॉन में जो पावर बन रही है वो कितनी बन रही है, 14 माइनस का 14, 9 10 11 12 13 14, तो Q1 Q2 हमारा आया 3 इंटू 10⁻⁻12, ये आया पहला इक्वेशन आ गया। फिर क्वेश्चन कहता है कि अब हमने इन दोनों को टच किया, तो इन दोनों को टच, तो आफ्टर टचिंग पहले वाले स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, तो वो कंडक्शन मेथड का पॉइंट याद रखो। टचिंग से पहले इसका Q1 है, इसका Q2, तो इनका टोटल उसका आधा आधा, यानी कि इस पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, और दूसरे वाले स्फीयर में भी कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, और फिर अभी डिस्टेंस वही रख दी तुमने 0.5 मीटर क्वेश्चन कह रहा है। अब इनके बीच में जो फोर्स है दैट इज 0.144 न्यूटन।
फिर से लगाया फार्मूला। अब मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया आपके और अपने समझने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन में फोर्स है 0.144, ये तो 9 × 10⁻⁹। इस ब्रैकेट में चार्जेस आएंगे, तो पहले वाले पे चार्ज है Q1 + Q2 / 2, दूसरे वाले पर है Q1 + Q2 / 2। R अभी भी वही है 0.5 का इसमें। सॉल्व करें कितना आएगा, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर, नीचे 4 आएगा और ये 0.144 इंटू में 0.25 और 9 × 10⁻⁹। वही सिचुएशन देखो आने वाली है, Q1 + Q2 यहाँ से मिल जाएगा। फिर से जरा इनको अरेंज कर लेते हैं। ये 10⁵, तो किससे कट होगा ये 16 टाइम्स। ओके, तो क्या आ जाएगा भाई बताओ, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, यहाँ पे ले आते हैं। Q1 + Q2 का होल स्क्वायर, नीचे आया 4, 16 5 जा 80 और 16 2 जा 32, 40 आ जाएगा, 400 और नीचे पावर से -14 मिलेगा। तो लीजिए Q1 + Q2 का होल स्क्वायर आ गया 16, 4 4 जा 16, 10⁻⁻12। स्क्वायर रूट ले लो भाई, स्क्वायर रूट ले लोगे तो Q1 + Q2 कितना आ जाएगा 4 × 10⁻⁻6, इक्वेशन नंबर 6। इसके आगे तो मुझसे पूछना नहीं चाहोगे भाई, Q1 Q2 पता है, Q1 + Q2 पता है, क्या निकाल लो, Q1 - Q2 निकाल लो, निकाल लेते हैं। तो Q1 - Q2 पहले निकाल लिया। क्वाड्रेटिक बनाने से अच्छा है कि आप यही काम करो जो आपको सिखाया गया, -4 Q1 Q2, तो Q1 - Q2, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर यानी 4 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर, और 4 Q1 Q2 इज 3 - 12। ये आ जाएगा Q1 - Q2 16 - 12 और ये आ जाएगा 12 - 12। -12 का स्क्वायर रूट बाहर कर लो, -6 हो जाएगा। 16 से 2 आएगा तो ये आ जाएगा आपका 2। ये इक्वेशन 3 आ गई। अब ले लो आप 2 को और 3 को। सेकेंड इक्वेशन कहता है कि Q1 + Q2 है 4 10⁻⁻6। थर्ड इक्वेशन कहता है Q1 - Q2 है 2 10⁻⁻6। सॉल्व कर लेंगे, Q1 निकल के आएगा 3 10⁻⁻6 और Q2 निकल के आएगा 1 10⁻⁻6। ओके, इतना तो मैं कर सकता हूँ ना सीधे कैलकुलेशन, आपको तो अपना पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आप कूलाम्स लॉ भी अप्लाई कर रहे हैं और साथ साथ कंडक्शन मेथड का वो पॉइंट भी अप्लाई कर रहे हैं। अब इस एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर वो ये कह देता कि दोनों के मैग्नीट्यूड तो से अलग अलग है लेकिन नेचर भी अलग अलग है। अब इस पर मान लो तुम प्लस मानते हो तो इसको क्या मानोगे माइनस, तो क्वांटिटी के बाद जो चार्जेस है वो क्या बनता है Q1 - Q2/2। एक नया क्वेश्चन बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, चलिए इतना करिए और आगे भी क्वेश्चन और भी होंगे।